आपने अक्सर सूजन शब्द सुना होगा, लेकिन असल में यह है क्या और यह वास्तव में कैसे होती है? नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड पेट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने मेरे हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको सूजन के 3 मुख्य रास्ते दिखाऊंगा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को और भी खराब कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सूजन बायोकेमिकल स्तर पर कैसे काम करती है और इन हानिकारक रास्तों से कैसे बचा जा सकता है ताकि सूजन को जल्दी से उल्टा जा सके। यह विषय थोड़ा तकनीकी हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं कुछ व्यावहारिक बातें भी बताऊंगा जिन्हें आप सूजन से बचने और लक्षणों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सामग्री मेरी माइंड गट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग सीखते हैं कि अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। इस कोर्स में हम सूजन दूर करने में मददगार रास्तों की समीक्षा करते हैं। मेरे कुछ अन्य वीडियो में मैंने बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सूजन के 5 मुख्य ट्रिगर होते हैं, और ये 5 ट्रिगर हैं डाइट, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। और अगर आप उस वीडियो को बैकग्राउंड के लिए देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर नजर डालें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे हर व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए, खासकर अगर वे अपने लक्षणों को हमेशा के लिए पलटना चाहते हैं। और यह वाकई में बहुत उपयोगी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब सूजन के विषय पर जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सोचते हैं कि सूजन सिर्फ एक प्रक्रिया है, लेकिन असल में इसमें सैकड़ों बायोकेमिकल रास्ते शामिल होते हैं। अगर आपके लक्षण ज्यादा हैं तो कई रास्ते एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। सूजन को क्या सक्रिय करता है और यह कैसे काम करता है, यह जानना आपको इसे दूर करने और शुरुआत में ही रोकने में मदद कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सूजन के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में जागरूक रहें। याद कीजिए, ज्यादातर सूजन आपकी आंत से शुरू होती है। अब आपको यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंत में ही होता है। तो जब आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है तो आपको यह देखना चाहिए कि आपके खानपान और पाचन में क्या चल रहा है। अक्सर सूजन आंतों से शुरू होती है, इसलिए सूजन को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंत को भी ठीक करना जरूरी है। तो 3 प्रकार की सूजन पर चर्चा से पहले, अगर आप आंत ठीक कर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सुधार लाना चाहते हैं और जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं तो मेरी एक फ्री ट्रेनिंग देखें, जिसमें मैं आपको रणनीतियां बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर सफलता मिली है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को उलटने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री गाइड भी शामिल है जिसमें खास डाइट संबंधी सुझाव दिए गए हैं और ढेरों ऐसे केस स्टडीज हैं जिनमें आपकी तरह के लोगों ने अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया और अब वे स्वस्थ हैं। ये केस बहुत कीमती हैं क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि असली लोग सूजन से कैसे निपटते हैं और कैसे उन्होंने सिर्फ कुछ छोटे बदलाव करके अपनी हालत में सुधार किया। इस ट्रेनिंग के साथ आपको एक पूरा अमल करने लायक गेम प्लान भी मिलेगा, जिससे आप यह सब कुछ खुद अपने घर पर कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरू करें। अब बात करेंगे सूजन के 3 प्रकारों की। मैंने यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया जिसमें इम्यून सिस्टम 3 तरीकों से सक्रिय होता है। हिस्टामिन पाथवे सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे मरीज का उदाहरण है जिसके पेट में कैंडिडा बढ़ने से इयोसिनोफिल्स ज्यादा थे। उसके शरीर में हिस्टामिन का स्तर इतना ज्यादा था कि बस हल्के से त्वचा को छूने पर ही 30 सेकंड में वह चमकीले चुकंदर जैसे लाल रंग की हो जाती थी। इसे डर्माटोग्राफिया कहा जाता है और यह असल में पित्ती हाइव्स का एक रूप है। दुर्भाग्य से बहुत से लोगों को हमेशा इस तरह की हिस्टामिन प्रतिक्रिया होती रहती है और उन्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं होता। मैं बस एक गलतफहमी को ठीक करना चाहता हूं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वह किसी बाहरी चीज से आती है, जैसे घास, सूखी घास,
फूल, धूल या फफूंदी। हालांकि यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इंसान के शरीर में ज्यादातर हिस्टामिन असल में आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा बनता है, जो हिस्टिडीन को हिस्टामिन में बदल देते हैं। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है जो कुछ खास प्रकार के प्रोटीन में पाया जाता है। यह हिस्टामिन में बदल जाता है, जो शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हिस्टिडीन युक्त खाद्य पदार्थों और हिस्टामिन को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों दोनों को सीमित किया जाए। इनमें शेलफिश, मूंगफली और अनानास जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा उत्तेजक असल में साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे चीनी, ब्रेड, क्रैकर्स, चिप्स, जूस, पास्ता, मिठाइयाँ और कुछ प्रकार के फल। पता चला है कि ये सभी मीठे खाद्य पदार्थ हानिकारक बैक्टीरिया को पोषण देते हैं और कैंडिडा के अत्यधिक विकास को बढ़ावा देते हैं, जो एक प्रकार का यीस्ट और फंगस है। ये हानिकारक बैक्टीरिया और कैंडिडा रक्त प्रवाह में बहुत अधिक मात्रा में हिस्टामिन पैदा करते हैं, जिससे एलर्जी, थकान, अपच, चकत्ते, पित्ती, शरीर में दर्द और बहती नाक जैसी समस्याएं होती हैं। तो हम इस जानकारी का फायदा कैसे उठा सकते हैं? एक आसान जवाब है। पहला, स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ कम खाएं। दूसरा, हरी पत्तेदार सब्जियां और रेशेदार खाद्य पदार्थ ज्यादा खाएं। तीसरा, अपनी आंतों की सेहत सुधारें। दिन में 2 से 4 बार नियमित मल त्याग करें। प्रोबायोटिक्स भी दिन में 2 से 4 बार लें और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन करें। चौथा, उन खाद्य पदार्थों से दूर रहें जिनमें हिस्टिडीन की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि यह हिस्टामिन का अग्रदूत अणु है। अब यह बताना जरूरी है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आंतों में बैक्टीरिया की अधिकता या कैंडिडा को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक या एंटीफंगल लेना जरूरी है। असलियत आपको इतना करना है, दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करें, ताकि पाचन तंत्र से अनचाहे जीवाणुओं को बाहर निकाल सकें। फिर आप दिन में 2 से 4 बार प्रोबायोटिक्स लेकर अपने सिस्टम को दोबारा स्वस्थ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपको कभी एंटीबायोटिक या एंटीफंगल लेना पड़े तो याद रखें, यह शुरुआती कुछ दिनों के लिए असर करता है। इसके बाद पाचन तंत्र में फिर से बैक्टीरिया और कैंडिडा की वृद्धि हो जाती है, खासकर अगर आहार खराब हो। हिस्टिडीन मार्ग को संक्षेप में समझें तो हमारे आहार में मौजूद हिस्टिडीन अमीनो एसिड कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से हिस्टामिन में बदल जाते हैं, जो सिस्टम में बैक्टीरिया और कैंडिडा की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं। यह हिस्टामिन जो रक्त प्रवाह में निकलता है, एलर्जी, साइनस से पानी आना, गले में खराश, खुजली, खुरदरी और सूखी त्वचा, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, दर्द और थकान जैसी समस्याएं पैदा करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यह है एराकिडोनिक एसिड मार्ग। सभी पशु कोशिकाओं की झिल्ली में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में एराकिडोनिक एसिड और साइटोकाइन्स में बदल जाते हैं और सूजन उत्पन्न करते हैं। क्या सभी पशुजनित उत्पादों में एराकिडोनिक एसिड होता है? नहीं, केवल मांस और वसा युक्त डेयरी उत्पादों में। याद रखें, एराकिडोनिक एसिड प्रोटीन घटक से नहीं आता। यह कोशिका की दीवार में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल से आता है। उदाहरण के लिए, अंडे का सफेद भाग शुद्ध प्रोटीन होता है, इसलिए उसमें एराकिडोनिक एसिड नहीं होता। समुद्री और गाय के कोलेजन में भी एराकिडोनिक एसिड नहीं होता। फैट फ्री दही और बोन ब्रॉथ इसके अन्य उदाहरण हैं। लेकिन जैसे कि लाल मांस में बहुत अधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए उसमें एराकिडोनिक एसिड का उत्पादन विशेष रूप से हानिकारक होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सफेद मांस, मुर्गी और मछली में भी पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि इनमें लिपिड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी कारण मांस और डेयरी का सेवन सीमित करने से सूजन में सुधार होता है। अब मैं नमक के रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूं। तो बात यह है,
हर कोई जानता है कि जब वे बहुत अधिक नमक खाते हैं तो अगले दिन वे बहुत फूला हुआ और सूजन महसूस करते हैं। यह खास तौर पर तब और भी बुरा होता है जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी हो, क्योंकि नमक शरीर में दर्द की मात्रा भी बढ़ा देता है। यह कोई संयोग नहीं है। टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड एक खास प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को सक्रिय करता है जिसे H17 कहा जाता है। ये इम्यून कोशिकाएं एक रास्ता सक्रिय करती हैं जिसे ACE1 कहा जाता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारी और सूजन होती है। इसीलिए अगर आपको किसी भी प्रकार की इम्यून, सूजन या पाचन संबंधी समस्या है तो नमक से पूरी तरह बचना जरूरी है। अब यह भी याद रखें कि नमक बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थों में होता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। ज्यादातर पैक्ड फूड्स, डेजर्ट्स, बेक्ड सामान, सॉस में सोडियम की भारी मात्रा होती है। इसके अलावा मुझे यह बात वाकई चौंकाने वाली लगी। चिकन में बहुत ज्यादा सोडियम होता है क्योंकि उसमें असल में नमक का घोल इंजेक्ट किया जाता है। कई बार यह सलाइन वजन असली मांस के वजन का 30% तक हो सकता है। तो ध्यान दें, आप अनजाने में अपनी स्थिति खराब कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि नमक नहीं है, पर उसमें होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छी लिमिट क्या है, तो ऐतिहासिक रूप से कई लोगों ने 2 ग्राम या 2000 मिलीग्राम बताया है, पर मुझे लगता है कि यह भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि आपके लिए 1 ग्राम से भी कम 0.5 ग्राम या 500 मिलीग्राम बेहतर रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शरीर के पास हमारे सामान्य खाने से भी नमक निकालने के तरीके होते हैं। ध्यान रखें, कुछ 100 साल पहले तक जब मांस को संरक्षित करने के लिए नमक की खोज हुई और नमक का व्यापार शुरू हुआ, तब तक इंसान कभी भी अपने खाने में नमक नहीं डालता था। यह भी सामने आया है कि कई सूजन और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां उन देशों और जगहों पर ज्यादा आम थीं जहां लोग बहुत अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं। मेरी राय में TNF अल्फा और IL-6 सबसे महत्वपूर्ण में से एक हैं। जब भी शरीर में सूजन के लिए कोई ट्रिगर होता है, तो शरीर के पास यह विकल्प होता है कि वह उससे सही तरीके से निपटे या फिर गलत तरीके से। अगर प्रतिरक्षा तंत्र यह तय करता है कि वह अनुपयोगी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, तो शरीर ऐसी सूजन पैदा करेगा जो अपनी ही ऊतकों पर हमला करेगी। IL-6 और TNF अल्फा सेल सिग्नलिंग अणु हैं जिन्हें आप खून में माप सकते हैं, और ये यह भविष्यवाणी करते हैं कि शरीर की प्रतिक्रिया अस्वस्थ होगी या स्वस्थ। असल में ये साइटोकाइंस कई तरह की पुरानी बीमारियों में शामिल होते हैं। IL-6 और TNF अल्फा के सबसे शक्तिशाली सक्रियकों में से एक है आहार में वसा, खासकर पशु वसा, विशेष रूप से लाल मांस, लेकिन सामान्य रूप से सभी मांस, मक्खन, डेयरी और चीज भी समस्या पैदा करते हैं। जिन लोगों के IL-6 और TNF अल्फा स्तर सबसे कम होते हैं, वे फाइटोन्यूट्रिएंट आहार का पालन करते हैं, जिसमें बहुत सारी स्वस्थ सब्जियां और जैतून के तेल जैसे अच्छे वसा शामिल होते हैं। अन्य चीजें जो कारगर हैं, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी शामिल है। जहां एक और दिलचस्प अध्ययन है जो दिखाता है कि भले ही आप पूरी तरह से सही भोजन न करें, लेकिन आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विशेष रूप से पॉलीफेनोल्स की मात्रा बढ़ाने से आंतों में भोजन से IL-6 का उत्पादन कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप पेपरोनी पिज्जा भी खाते हैं, तो उसके बाद अगर आप कोई फाइटोन्यूट्रिएंट युक्त चाय पी लें, तो यह वसा के प्रभाव को कम कर देती है। बचाव तंत्र। साथ ही मैं आपको एक और ज्ञान का मोती देने जा रहा हूं। इन स्तरों को कम करने के लिए सबसे आसान है विटामिन डी सप्लीमेंट लेना। पता चला है कि विटामिन डी की कमी से IL-6 और TNF अल्फा के स्तर बहुत बढ़ जाते हैं। यही थ्योरी है कि क्यों भूमध्य रेखीय देशों जैसे अफ्रीका में, जहां लोगों को सूरज की रोशनी से पर्याप्त विटामिन डी मिलता है, वहां बीमारियों के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर होता है। ठीक है, आपको किस तरह की सूजन का अनुभव होता है और आपने कौन कौन से उपाय आजमाए हैं जो कारगर रहे हैं? नीचे कमेंट करें और अपने विचार मुझे बताएं। आप मुझे सोशल मीडिया पर @dasuryMD के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं डॉक्टर चानू दसारी, माइंड वेट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और आपसे अगली बार मुलाकात होगी।